लास्ट टाइम हमने बात की थी बिटचैट को लेके, और एक टॉपिक था नीट इशू को लेके, और एक टॉपिक और बात की थी यूरिया पॉलिसी को लेके। तो आज ये नया टॉपिक मुझे मिला है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं इथेनॉल पुश कैन डीपन्स वाटर वॉर्स। ठीक है, इसका मतलब ये इथेनॉल कैसे पुश कर रहा है वाटर की क्राइसिस को लेके। तो कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ सही भी है, कुछ ख़राब भी है, तो दोनों साइड की बात करते हैं, क्या सही और क्या ख़राब है। और इतना सारा टॉपिक पे बात हो रहा है इथेनॉल इथेनॉल सारा E20 फ्यूल हो रहा है, मिक्स कर रहा है ये वो, तो उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो ये आर्टिकल जो है वो लिखा है ए नारायण मूर्ति सर ने, और ए नारायण मूर्ति सर जो है वो इकोनॉमिस्ट थे फुल टाइम, और फुल टाइम मेंबर भी रह चुके हैं ये CACP में। CACP होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि MSP डिसाइड करता है कि क्रॉप पे कितनी MSP मिलनी चाहिए, डिसाइड करके फिर रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, CACP, उसके बाद फिर फाइनलाइज किया जाता है। अब इन्होंने कोई स्टार्टिंग वाली बात की है, वो जैसे क्या किया है इन्होंने बोला है सर ने, जैसे द इश्यू ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज़ ऑक्यूपाइड सर्टेन स्टेज इन द इंडियन पॉलिसी टुडे। ठीक है, टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कट डाउन यूज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। हम लोगों को नेशनल मतलब इथेनॉल की ज़रूरत ही है। रीज़न क्या है उसके पीछे इथेनॉल का? सबसे पहले रीज़न है कि कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, कट डाउन द यूज़ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट के बिल हम लोग कम होंगे। ये हम लोगों को सारा कुछ दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में। ठीक है, टू रोल आउट ऑफ E20 पेट्रोल मिक्स विद 20% ऑफ इथेनॉल। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% हमारा इथेनॉल मिलाया जाएगा। हैज़ बिकम रियलिटी अक्रॉस द कंट्री वाइल द डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम आर यूज। ठीक है, आ सीरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लूम्स इन द रूरल एरिया, बट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो रूरल एरिया में दिख रही है। और वो क्या दिख रही है, उसके पीछे रीज़न क्या क्या है वो भी बात करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा इन्होंने बेनिफिट क्या क्या बताया कि इथेनॉल अगर ब्लेंड हो रहा है ऑयल के साथ में, तो बेनिफिट क्या क्या है। पहला जो बेनिफिट है उससे क्या है कि ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, और इससे क्या है कि इंडिया इंपोर्ट मोर देन 85% ऑफ अ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज ड्रेन ऑफ अवर फॉरेक्स रिजर्व। अब भाई ऑयल मंगाओ तो पैसा खर्चा होगा, पैसा जो देते हैं वो फॉरेक्स में देते हैं, तो हम लोगों का जा रहा था। तो उसमें इन्होंने डाटा सजेस्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर हम लोगों के 234.3 मिलियन टन ऑफ अ क्रूड ऑयल इम्पोर्टेड, जो कि टोटल प्राइस इसका था वो था $137 बिलियन रुपीज़। ठीक है, अब 20% अगर ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो इंडिया जो फॉरेक्स है वो सेव करेगा 40,000 समथिंग में। ठीक है, करोड़ पर ईयर इतना ये रुपए हम लोग फॉरेक्स सेव कर लेंगे अगर हम इम्पोर्ट मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, देयरफॉर आर एनवायरमेंट बेनिफिट एज वेल। एनवायरमेंट बेनिफिट क्या है? इथेनॉल कंटेन ऑक्सीजन दैट हेल्प्स पेट्रोल बर्न completely, reducing the emission of harmful air pollutants like carbon monoxide, particulate matter from the vehicles। ठीक है, तो ये काफ़ी सही भी है। चलो ठीक है, अच्छी बात मान लेते ये भी। ठीक है, दिस प्रोग्राम कैन ऑल्सो बेनिफिट फार्मर बाई क्रिएटिंग अ गारंटीज मार्केट फॉर राइस, वेज एंड शुगर केन। ये तो चीज़ें हो गई जो बेनिफिट मिल सकते हैं हमें, जो मिल रहे हैं बेनिफिट। और उसके बाद क्या है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस फ्यूल फ्रॉम द फार्म लेवल। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि अदर कंट्री जो भी है, जो डेवलप्ड नेशन है, वो जो बनाते हैं ना इथेनॉल, वो नॉन फूड क्रॉप रेसिड्यू से बनाते हैं, वुड वेस्ट से बनाते हैं टू मेक एडवांस बायोफ्यूल। पर इंडिया क्या है, वो रिलाई कर रहा है प्राइमरली किस पे? क्रॉप जो है शुगर केन पे, पैडी पे और मेज पे, मतलब इस पे रिलाई करके हम लोग बायोफ्यूल बना रहे हैं। बट जो डेवलप्ड नेशन है वो नॉन फूड क्रॉप रेसिड्यू से बना रहे हैं और वुड वेस्ट से बना रहे हैं, और वहाँ पे 3G बन रहा है, 4G बन रहा है, बट स्टिल हम लोग जो है वो अभी भी 1G और 2G बना रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में टोटल एनुअल शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है 455 मिलियन टन का। ठीक है, द जूस एंड हैवी मोलेसेस फ्रॉम दिस क्रॉप आर यूज फॉर द डिस्टिलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो पैडी है विच इज़ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 150 मेट्रिक टन एंड मेज विथ अ प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 43 मेट्रिक टन आर नाउ बीइंग यूज्ड टू डाइवर्टेड टू डिस्टिलरीज। और ये पैडी और मेज दोनों को डिस्टिलरीज भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ से इथेनॉल बनाना है इनको। ठीक है, इवन दो गवर्नमेंट स्टेट दैट ओनली सरप्लस और डैमेज ग्रेन और यूज्ड। गवर्नमेंट ने बोला है कि ओनली सरप्लस, अगर हमारे पास कोई चीज़ सरप्लस में हो रही है या फिर डैमेज ग्रेन्स हैं जो सड़ जा रहे हैं, जो भी ख़राब हैं ग्रेन्स, उनका यूज़ कर सकते हैं। तब E20 का मैंडेट टारगेट हो सकता है, लेकिन जो बनाया जा रहा है ना वो मोस्टली फूड क्रॉप्स का यूज़ करके बनाया जा रहा है फ्यूल। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया डिस्टिलरी एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि 2025-26 के अंदर जितना भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल अकाउंट फॉर अराउंड 67% ऑफ टोटल सप्लाई, वाइल शुगर कैन बेस्ड फीड स्टॉक कंट्रीब्यूट ओनली टू 33%। ठीक है, ग्रेन बेस हम लोगों ने 67% बनाया है और शुगर केन से हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया 33%।
द शार्प कंट्रैक्शन इन द खरीफ मेज एक्रीज अबाउट 13% दिस ईयर। अब इस साल क्या है, सूखा पड़ा है। मैंने कल भी बात की थी कि इल नो का फैक्टर है, तो राइस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, खरीफ सीजन भी कम हो रहा है और खरीफ में ही राइस लगाया जाता है, तो मेज का भी प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है, खरीफ का भी मतलब राइस का भी प्रोडक्शन कम हुआ है। तो स्टेट में फोर्स इथेनॉल प्रोड्यूसर टू रिलाई मोर ऑन राइस। दिस रेजेज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद अब ये बात करते हैं, ये तो बेनिफिट हो गए, रीज़न हो गया है कि डिस्टिलरीज के पास जाते हैं, कितना कितना टोटल लगता है, कितना नहीं लगता है, ये सारा बात हो गया। अब बात करते हैं कि वाटर कंजम्पशन का। अब देखो इंडिया में क्या है कि इंडिया में पता है मानसून से ही डिपेंड है मोस्टली क्रॉप, ठीक है। इंडिया में जो भी क्रॉप डिपेंड है वो मानसून से डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रेजेंटली कंज्यूम्स over 85% of India's available fresh water and crop that are used for ethanol are highly water intensive। सबसे पहले ये बात हो गई, ठीक है। हम लोग 85% इंडिया का अवेलेबल जो फ्रेश वाटर एंड क्रॉप्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे बात करते हैं रिफाइंड शुगर। अब जैसे मान लो कि शुगर कैन से अगर रिफाइंड शुगर बनानी है, मतलब गन्ना होता है, गन्ने का जूस निकाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, तब चीनी बहुत लेट बनती है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर 1 kg आपको शुगर बनानी है शुगर केन से, तो कम 1600 से लेके 2100 लीटर पानी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं, अगर हमको 1 लीटर शुगर केन मतलब बेस इथेनॉल बनानी होती है, मतलब हमें मतलब जो शुगर बन गई है उससे हम 1 लीटर ऑफ शुगर केन बेस इथेनॉल अगर बनानी है, तो हम लोग का वाटर जो फुटप्रिंट है वो जाता है कम से कम समथिंग में 3700 लीटर के अप्रॉक्स में, मतलब 3630 लीटर के अप्रॉक्स में चला जाता है। फिर ये बात करते हैं कि धान की समस्या तो और ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 1 kg अगर धान उगा रहे हैं ना, मतलब पैडी मतलब धान, अगर 1 kg धान उगा रहे हैं तो हम लोग कम से कम 3000 से लेकर 5000 लीटर पानी चला जाता है। और रीजन टू रीजन डिपेंडेंट करता है कि कौन से रीजन पे धान उगाया जा रहा है। उसके बाद सिंस इट टेक्स अबाउट 2.5 to 3 kg, मतलब 2 से लेके 2.5 kg या 3 kg तक हमें ज़रूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट, तब जाके कहीं हम 1 लीटर इथेनॉल बना पाते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज रख लीजिए कम से कम 10 से 12,000 लीटर हमारा पानी वेस्ट हो जाता है अगर हम राइस का यूज़ करके इथेनॉल 1 लीटर बनाते हैं तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब सब लोग बोलेंगे यार पानी तो हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में है, फिर पानी की हमें ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों ही है, बनाना तो पानी, बनने दो इथेनॉल, होने दो सब कुछ सही सही, फर्क बचने दो, गाड़ियों में पड़ने दो, E20 का E80 भी मिलने दो, गाड़ियाँ ख़राब होने दो, ठीक है। बट वो नहीं है। अब जैसे अब मक्के से बनाते हैं तो मक्के से जो रिक्वायरमेंट है वो पानी का थोड़ा कम होता है। जैसे मक्के से हम लोगों को 4670 लीटर का यूज़ करना पड़ता है पानी का, तो उससे हमारा 1 लीटर इथेनॉल बन जाता है। बट सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो ये है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है पहले से ही। अब जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना 2024, उस वो रिपोर्ट देता है, वो कह रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा राइस ये लोग मतलब कि ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई एक रिपोर्ट। अब फिर दूसरा रिपोर्ट बात करता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट 1999 में बना था। तो इसने बोला रिपोर्ट दी है कि इंडिया टोटल वाटर डिमांड विल एक्सीड सप्लाई बिफोर 2050। जितनी हमें डिमांड है ना और सप्लाई, मतलब जितनी डिमांड होगी वो सप्लाई से भी क्रॉस कर जाएगी, इतनी ज़्यादा मतलब एक्सीड हो जाएगा उस चीज़ को लेकर सप्लाई, मतलब 2050 तक, ठीक है। उसके बाद क्या बात करता है, फिर नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उसने बोला है कि सीविरिटी ऑफ वाटर स्कैरिटी इन डिफरेंट रीजन हो जाएगी जाके, ठीक है। बाई इंक्रीजिंग द कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप फॉर इथेनॉल वी विल इम्पिटिंग अवर एक्वाफायर स्टोरेज फास्टर, मच फास्टर, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है रूरल एरिया में वो है सब्सिडाइज एग्रीकल्चर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना फार्मर्स को। और गारंटीड प्राइस फॉर द डिस्टिलरीज विल फर्दर इंक्रीज फार्मर टू पंप आउट ग्राउंड वाटर फॉर द फ्यूल क्रॉप, ठीक है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो पानी ट्यूबवेल से बहुत ज़्यादा निकालते हैं, फ्री मिल रही इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज है। अब हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, यूपी में मिलती है, सब जगह मिल रही है। और फिर क्या है, डिस्टिलरीज को गारंटीड प्राइस है कि भाई इतना हम तो प्राइस तुमसे खरीद ही लेंगे डिस्टिलरीज वाले, मतलब उस चीज़ को लेके। तो वो कहता है ठीक है निकालते रहो पानी और जाने दो क्रॉप, मुझे क्या हो रहा है। फिर तो इसमें कुछ सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इथेनॉल जो बना रही है वो एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, पेट्रोलियम वाला मिनिस्ट्री देख रहा है, तो भाई एग्रीकल्चर को साथ में बैठा लो, सप्लाई वाले कंज्यूमर को भी साथ में बैठा लो, फिर देखो ना तीनों में बीच में। और प्लानिंग जो भी करो वो रिसोर्स सेंट्रिक प्लानिंग करो, मतलब कहाँ पे रिसोर्स कम है, कहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। और वाटर क्राइसिस जहाँ पे वहाँ पे ऐसी क्रॉप ना उगाएं, या फिर जो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है वो उगानी चाहिए।
और हम लोगों को 2G से मूव करना चाहिए 3G या 4G पे, जिससे हम इथेनॉल बना सकें, है ना। और उसके बाद इंटरलिंक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब वाटर रिसोर्सेज भी मिनिस्ट्री बैठे, जल शक्ति वाली जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बैठे, और जो बना रही है पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज वो बैठे, सब साथ में बैठ के कोलैब करें और एक दूसरे से बात करें कि भाई ऐसे ऐसे पॉलिसी बन सकती है, फॉर्मुलेशन हो सकता है। जैसे इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पाइपलाइन NIP बना के रखी है कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसके साथ में जो भी है सब साथ में चलना चाहिए, ऐसे इसका भी एक पॉलिसी होनी चाहिए या फिर ऐसे करके कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद instead of using water heavy crops like paddy and sugarcane, the government must diversify the crop used for ethanol. Policy incentive must be given to low water consuming cereals, crops like bajra, jowar and ragi, as they use only for a fraction of water that paddy or sugarcane consumes. ठीक है, this can be grown on rain-fed land without draining groundwaters. ठीक है, थर्ड पॉइंट भी बात करते हैं कि used for ethanol, modern water saving irrigation technologies must be made compulsory, as they say about 40 to 50% of water in the crop cultivation while increasing crop productivity. मतलब इनको कहना ये है कि माइक्रो इरिगेशन की जो वाटर सेविंग स्कीम्स हैं या फिर माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज जो भी होती है ना, वो यूज़ करना चाहिए, और 40 to 50% जो क्रॉप कल्टीवेशन हो वो इन्हीं सब टेक्नोलॉजी से हो, और वही टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद में डिस्टिलरीज लोग उनका सामान खरीदें ऐसे करके। और डिस्टिलरीज को भी मैंडेटरी करना चाहिए कि जीरो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज सिस्टम लगाइए, जितना पानी आप यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्री से वो रिसाइकिल हो और फिर यूज़ हो, ठीक है। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे, डिस्टिलरीज लाइसेंसेस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस मस्ट बी स्ट्रिक्टली लिंक टू द यूज़ ऑफ माइक्रो इरिगेशन, कॉन्सेप्ट बताई चुके हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है। अ फ्यूल पॉलिसी दैट रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन और इम्पोर्ट बिल्स बट लीव्स बिहाइंड ड्राई अप बेल्स एंड पास्ट एग्रीकल्चर लैंड इज कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल। तो ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज अगर कहीं वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, हमें पानी की उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, जैसे 2024 में सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड ने भी बोल दिया है, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज ने भी बोल दिया है, और उसके बाद नीति आयोग का भी कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। ये कोई फॉरेन के डाटा नहीं है जिसको आप डिनाई कर सकते हैं, ये बोल दें कि भाई ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये इंडियन डाटा है, आपकी ही गवर्नमेंट की है, आपके ही डिपार्टमेंट से बात है, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए और इथेनॉल बेस पे एक बार गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए और लगना चाहिए कि हमें E20 बना रहे, और जो हमारे व्हीकल हैं वो उसके कंप्लाइंस है या नहीं है, कार जो आ रही नहीं वो E20 है, E80 है, कैसी है कैसी नहीं है, हमें क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, तो उस पर एक पॉलिसी क्लियर होना चाहिए। इंडिया में अभी तक कोई भी फ्यूल पॉलिसी क्लियर कट आउट नहीं है कि मतलब कैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा था मुझे, तो मुझे लगा ये डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ में। और ये पूरा डाटा है, इसमें सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम्स के जो भी चैलेंजेस हैं वो भी बताए गए हैं, और क्या क्या प्रॉफिट है हमें इथेनॉल यूज़ करने के, फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, मतलब वो कम होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा भी है, सस्टेनेबल मॉडल है, बट सस्टेनेबल किस तरीके से है ये सोचने की बात है, ठीक है। वो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप सोचिए कितना सस्टेनेबल है और कितना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छे के साथ में और, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।